औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। आज का ये हमारा टॉपिक जो है ये हाफ़ लाइफ है। ये यूनिट नंबर 13 जो हमारा एनएमडी कैट है उसका टॉपिक है और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक को हमने करना है और ये इंशाल्लाह इसको करने के बाद उम्मीद है कि आपका कोई भी क्वेश्चन जो है जो इससे रिलेटेड आएगा वो एनएमडी कैट में आप सॉल्व कर लेंगे इंशाल्लाह। तो आइए हम देखते हैं हाफ़ लाइफ होता क्या है। बेटे ये जो रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई होते हैं ये जब अगर हमारे पास एक सैंपल मौजूद है तो इस सैंपल में कौन सा एटम कब डिके करेगा, कौन सा न्यूक्लियस कब डिके करेगा, तो ज़्यादा बेहतर लफ्ज़ होता है कि हम न्यूक्लियस का लफ्ज़ इस्तेमाल करें क्योंकि हम न्यूक्लियर रिएक्शन की बात कर रहे होते हैं। तो एटम का लफ्ज़ अगर मेरी ज़बान से निकल भी जाए तो इसका मतलब हुआ करेगा न्यूक्लियस की बात करूं तो वो गलती से एटम निकलेगा। बुनियादी तौर पर यहाँ पर जब कोई भी हमारे पास मिसाल के तौर पर फ़र्ज़ कर ले कि हमारे पास यहाँ पर एक बास्केट में बेतहाशा न्यूक्लियाई मौजूद है और इन न्यूक्लियाई में से कौन सा न्यूक्लियस कब डिके करेगा, अल्फ़ा या बीटा या गैमा को एमिट करेगा, ये हम नहीं बता सकते क्योंकि कोई भी जो सैंपल होती है उसके अंदर जो एटम होते हैं वो एटम मिसाल के तौर पर हम ये नहीं कह सकते कि ये वाला जो है ये कब थोड़ी देर में एक मिनट बात करेगा, ये फिर 2 मिनट बात करेगा, 3 मिनट बात करेगा। तो हम किसी एक एटम की बात नहीं कर सकते। तो फिर हम एज अ होल जो है वो इस सैंपल की बात करते हैं। ये जो मैंने आपके सामने सैंपल रखी है एटम्स की, हम कहते हैं कि इसके जितने भी सारे के सारे जो आपको एटम नज़र आ रहे हैं इन एटम्स में से आधे जो एटम हैं वो डिके होंगे तो वो जो वक्त लेंगे उस वक्त को हम कहते हैं हाफ़ लाइफ। तो थोड़ा सा आप आइडिया ले लें कि ये जो बास्केट आपके सामने बनी हुई है इस बास्केट में आपके पास चाहे 10 लाख एटम है सपोज़ कर ले, तो उसमें से जो 5 लाख हैं वो जब अल्फ़ा या बीटा या गैमा को एमिट करेंगे मतलब हाफ ऑफ द प्रेजेंट न्यूक्लियाई, तो वो जो टाइम लगेगा वो हाफ़ लाइफ कहलाएगा। अब याद रखिएगा एक बात को हमेशा याद रखें कि हाफ़ लाइफ हमेशा एक टाइम होता है और वो किसी एक एलिमेंट के लिए कांस्टेंट होता है। मसलन अगर आपसे कभी एनडीडीएस में वो पूछ लेता है कि क्या हाफ़ लाइफ जो है वो किसी एक एलिमेंट की कांस्टेंट होती है, तो आपने याद रखना है कि वो कांस्टेंट होती है। तो फिर से चलें हम इस बास्केट की तरफ। तो द टाइम, ये वो टाइम होता है in which half of elements decay, the time in which आपके सामने मैं लिख भी रहा हूँ हाफ ऑफ न्यूक्लियाई डिके हो जाते हैं और रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई डिके होते हैं। यह भी बात आप याद रखें कि रेडियो एक्टिविटी इसलिए होती है कि न्यूक्लियस रेडियो एक्टिविटी करने के बाद स्टेबिलिटी हासिल कर लेता है। हम आम तौर पे जो इसको जाहिर करते हैं इसके लिए जो अलामत हम यूज़ करते हैं वो अलामत आपके सामने है कि हम टी लिख देते हैं और इसके नीचे थोड़ा सा छोटा सा करके हाफ़ लाइफ लिख देते हैं। अब याद रखें फ़र्ज़ कर लें कि आपके पास शुरू में जो तादाद है, सपोज़ कर लें कि आपके पास जो तादाद है वो इस वक्त एन नॉट है, इनिशियल अमाउंट जो भी आपके पास मौजूद है। अब जब पहली हाफ़ लाइफ गुज़र जाएगी, पहली हाफ़ लाइफ गुज़रने के बाद ये जो बास्केट में तादाद एन नॉट नज़र आ रही है एटम्स की जो कि अनडिकेड एटम्स है या ओरिजिनली एटम्स प्रेजेंट हैं, तो पहली हाफ़ लाइफ के बाद इनकी वैल्यू एन नॉट बाई 2 रह जाएगी। ये जब फर्स्ट हाफ़ लाइफ गुजरेगी तो हम कहेंगे कि एक हाफ़ लाइफ जितना वक्त गुज़र चुका है। अब इसके बाद फिर हम कहेंगे कि दूसरी हाफ़ लाइफ गुजरेगी तो इसकी वैल्यू एन नॉट बाई 4 रह जाएगी। इसी तरह ये देख लें कि आपके सामने 2 हाफ़ लाइफ गुज़र चुकी है। फिर आपके पास एक थर्ड हाफ़ लाइफ गुजरेगी इसी सैंपल की, इसी बास्केट की, तो ये एन नॉट बाई 8 रह जाएगी और इसी तरीके से फिर ये एन नॉट बाई 16 रह जाएगी। अच्छा ये बात याद रखें, ये जो हम कह रहे हैं ना कि ये एन नॉट बाई 8 रह जाएंगे, एन नॉट बाई 6 रह जाएंगे, सॉरी एन नॉट बाई 2 रह जाएंगे, एन नॉट बाई 4 रह जाएंगे और एन नॉट बाई 8 रह जाएंगे या एन नॉट बाई 16 रह जाएंगे। ये वो हैं जो कि अनडिकेड हैं। मतलब कहने का ये है कि बास्केट में जो जिन्होंने अल्फ़ा बीटा या गैमा को एमिट नहीं किया अनडिकेड, ये उनकी तादाद है।
अब यहाँ पे आप देखें कि एन नॉट जो थी आपके सामने, यहाँ पर एक एन नॉट वैल्यू इनिशियली मौजूद थी, तो ये इसका 50% रह गई है। ये बात आपने थ्योरेटिकली जब आप हाफ लाइफ का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें बाज़ औक़ात ये होता है कि हमें कैलकुलेशन से ज़्यादा जो आसानी मिलती है वो एक थ्योरेटिकली जो है, अगर हमने कॉन्सेप्चुअली टॉपिक को समझा हुआ तो उससे होती है। तो आप देखें पहली हाफ लाइफ के बाद ये हमारे पास फर्स्ट हाफ लाइफ आई है और इसके बाद 50% रह गए एन नॉट बाई 2। फिर हम देखें तो ये 25% रह गए अनडिकेड, और फिर इसी तरह 12.5% रह गए, और फिर इसी तरह 6.125 तकरीबन हमारे पास रह गए हैं। अब यहाँ पर हम एक और बात देखें तो हम यहाँ पर नोट कर सकते हैं कि हमारे ओरिजिनल एटम्स की तादाद घटती चली जा रही है, और ये बात हमेशा याद रखिएगा, जो टाइम गुजरेगा तो एन नॉट की तादाद कम होती चली जाएगी। अब यहाँ पर हमने ये देखना है कि ये जो हाफ लाइफ है इसमें जो हाफ लाइफ होती रहती है तो एटम्स की तादाद कम होती है, जो ओरिजिनल एटम्स हैं जो अनडिकेड है। क्या हमारे पास कोई ऐसा फार्मूला है कि जो हम इससे नंबर ऑफ़ एटम्स को निकाल सके? जी हाँ, बल्कि ये सवाल तो आपका एनटी टेस्ट में आता है। तो एनएनडी कैट में ये वाला सवाल अगर आपसे पूछा जाता है कि जनाब आप ये बताएं 2 हाफ लाइफ गुजर गई हैं, 3 हाफ लाइफ गुजर गई हैं, 4 हाफ लाइफ गुजर गई हैं, तो बताइए कि अनडिकेड एटम्स कितने रह जाएंगे। तो यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि नंबर ऑफ़ अनडिकेड एटम्स का फार्मूला या लेफ़्ट बिहाइंड, बाज़ का तो एग्ज़ाम में बोलता नहीं है कि नंबर ऑफ़ अनडिकेड एटम्स, तो आपने याद रखना है कि वहाँ पर वो लफ्ज़ बोलेगा नंबर ऑफ़ न्यूक्लियाई रिमेन्स बिहाइंड। तो नंबर ऑफ़ न्यूक्लियाई जो बच जाएंगे अनडिकेड में यहाँ पे लिख रहा हूँ, और आप याद रखें कि अनडिकेड बोले या वो बोले कि जस्ट रिमेन्स बिहाइंड, तो उसका फार्मूला होता है 1/2 की पावर n इंटू एन नॉट। अच्छा, एन नॉट याद रखें, ये इनिशियल अमाउंट जो प्रेजेंट होती है जब टाइम ज़ीरो होता है। आइए अब हम इस बात को इस पर अप्लाई करते हैं। देख लें आप, पहली हाफ लाइफ गुजरेगी तो n की वैल्यू आप 1 डालेंगे। n क्या है यहाँ पर? n यहाँ पे नंबर ऑफ़ हाफ लाइफ्स है, कौन सी वाली हाफ लाइफ की बात कर रहे हैं या कितनी हाफ लाइफ गुजर चुकी है, तो नंबर ऑफ़ हाफ लाइफ्स। तो बेटे यहाँ पर आपने बस इतना सा याद रखना होता है कि अगर मैं आपको कहता हूँ कि 2 हाफ लाइफ गुजर गई हैं और शुरू में हमारे पास जो है 1000 एटम थे, तो हम क्या करेंगे 1/2 इंटू 2 कर देंगे और 1000 डिवाइडेड बाय 4 होकर ये 250 रह जाएगा। तो जितनी नंबर ऑफ़ हाफ लाइफ्स होंगी, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें किसी तरह नंबर ऑफ़ हाफ लाइफ्स पता चल जाए तो हम नंबर ऑफ़ न्यूक्लियाई अनडिकेड मालूम कर सकते हैं। बाज़-औक़ात एमसीक्यू में वो डायरेक्ट दे देता है और बाज़-औक़ात इनडायरेक्ट दे देता है। मिसाल के तौर पे अब मैं आपको एक ऐसा कॉन्सेप्ट बताऊंगा जिसमें आपको हाफ लाइफ्स की तादाद डायरेक्ट तो नहीं पता होगी, लेकिन आप एक फार्मूले से उसको निकाल लेंगे। तो दूसरा हम गौर करते हैं कि दूसरी बात क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको कहता हूँ कि हमारे पास एक सैंपल है, फ़र्ज़ कर लें कि हमारे पास किसी भी रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई की सैंपल है और हम ये कह देते हैं कि इस का हाफ़ लाइफ जो है वो 2 डेज़ है। तो हम एक अपना आइडिया ले लेते हैं कि हाफ़ लाइफ जो है, इसकी जो हाफ़ लाइफ है वो लेट्स सपोज 2 डेज़ है। अब हमारे पास इनिशियली जो अमाउंट प्रेजेंट है वो फ़र्ज़ कर लें हमारे पास 1600 ग्राम है, या जितना भी ग्राम दिया जा सकता है उससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, वो कहता है कि अब लेट्स सपोज आप ये बता दें कि 8 दिन जब गुजर जाते हैं आफ्टर पासिंग 8 डेज़ तो कितने अनडिकेड होंगे। आफ्टर पासिंग 8 डेज़ अब कितने अमाउंट जो है रिमेन्स बिहाइंड होगी। तो न्यूक्लियाई रिमेन्स बिहाइंड हमने बताने हैं, न्यूक्लियाई रिमेन्स बिहाइंड। अच्छा बच्चों, यहाँ पर आप थोड़ा सा इस सिचुएशन पर गौर करें। ये मैं इस सारी सिचुएशन को
आपके सामने थोड़ा सा अंडरलाइन भी कर देता हूँ ताकि आपको पता हो कि मैं किस पोर्शन की बात कर रहा हूँ। मैं इतने पोर्शन की बात कर रहा हूँ, इस पोर्शन में आप ज़रा गौर करें तो आपको नंबर ऑफ़ हाफ लाइफ डायरेक्ट नहीं दी हुई। अब ऐसी सूरत में हम देखेंगे कि कहीं हमें हाफ लाइफ जो है वो उसका वैल्यू तो नहीं दिया हुआ, जैसा कि यहाँ पे हाफ लाइफ का वैल्यू दिया हुआ है। आप देख लें, ये हाफ लाइफ आपको दी हुई है और टोटल टाइम जो पास्ट है वो आपको दे दिया गया है। तो ऐसी सूरत में आप याद रखें कि अगर इस तरह का एमसीक्यू आ जाए तो आप इसको यूँ सॉल्व करेंगे कि नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स बराबर होता है टोटल टाइम डिवाइडेड बाय हाफ लाइफ। अब यहाँ पे टोटल टाइम कितना है, हमारे पास 8 दिन गुजर गए हैं, 8 डेज गुजर गए हैं, और हाफ लाइफ कितना है, 2 डेज़ है। तो यहाँ से हमारे पास जो है नंबर ऑफ़ हाफ लाइफ्स आ जाएंगी 4, और फिर हम इस तरह का एमसीक्यूज़ को सॉल्व कर लेंगे और वो जो एमसीक्यू की वैल्यू बनेगी वो हमारे पास बिल्कुल पुराना वाला फार्मूला, अगर आप गौर करें तो यही वाला फार्मूला हम इसके ऊपर लगा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास एन की वैल्यू आ चुकी है। और अगेन लगा देते हैं ताकि आपको फार्मूला भी याद हो जाए। तो हमारे पास नंबर ऑफ न्यूक्लियाई जो कि बिहाइंड रह जाएंगे, न्यूक्लियाई बिहाइंड जो भी बचेंगे वो इक्वल हो जाएगा 1/2 की पावर n इंटू एन नॉट। तो यहाँ पर आप देख लें कि 1/2 की पावर 4 और एन नॉट आपके सामने 1600 हो गया है। अब यहाँ पर बड़ा सिंपल है, 2 की 4 पावर का मतलब होता है 2 को 4 दफ़ा मल्टीप्लाई कर दें, 2 to the 4 to the 8 to the 16, तो ये 1/16 इंटू 1600। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया 100 ग्राम हमारे पास प्रेजेंट होगा। अब आप एक चीज़ को नोट करें कि हमारे पास जो अनडिकेड है, जो रिमेन्स बिहाइंड है, बास्केट को नहीं भूलना आपने। इस बास्केट में अब आप इसी एमसीक्यूज़ को एक बास्केट पर लगा कर देख लें कि 1600 ग्राम थे, तो 2 डेज़ था, और इसी तरह करते करते जब 4 हाफ लाइफ गुजर गई तो ये 100 ग्राम अंदर रेडियो एक्टिव सैंपल बच जाएगा। अच्छा, अब हम नेक्स्ट बात करेंगे। नेक्स्ट जो बात करने लगे हैं, मैं आपके सामने एक अहम बात बता रहा हूँ। बाज़-औक़ात एग्ज़ाम में जो तीसरी किस्म का सवाल होता है वो परसेंटेज अमाउंट पूछ लेता है। तो परसेंटेज अमाउंट निकालना भी कोई मसला नहीं है। मसलन हम ऊपर वाले सवाल को ही देख लेते हैं कि हमारे पास कितनी जो है परसेंटेज बच गई है। याद रखो बेटे, ये भी बड़ा सिंपल है। अगर इसी सवाल को मैं, ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है और जिसको मैंने सॉल्व यहाँ पे किया है, इसको आप देखते जाएं कि यहाँ पे इसका सलूशन मौजूद है। ये जो क्वेश्चन नंबर 2 समझ लें या आप समझ लें ट्रिक नंबर 2 है, तो इसका सलूशन यहाँ पर मौजूद है। अब हम देखते जाएं तो पहले हमारे पास पहली हाफ लाइफ में तो 100% ही जो भी वैल्यू पहली होती है इनिशियल, उसको हम क्या समझ लेते हैं, उस वैल्यू को हम 100% समझ लेते हैं कि हमारे पास ये 100% थी। और वो जब पहली हाफ लाइफ गुजरेगी तो 50% तो डिके हो जाएंगे, तो 50% पीछे रह जाएंगे। तो पहली हाफ लाइफ ये होगी। दूसरी हाफ लाइफ जब गुजरेगी तो 50 का भी आधा हो जाएंगे, क्योंकि हाफ डिके हो जाते हैं। तो हमारे पास पीछे बच गए बास्केट में 25 जिन्होंने भी अल्फ़ा बीटा गैमा रेडिएशन खारिज नहीं की। फिर उसके बाद तीसरी हाफ लाइफ गुजर गई तो हमारे पास 12.5% रह गया और परसेंट वैल्यू रह गई। और इसी तरीके से हमारे पास जब चौथी हाफ लाइफ आएगी तो 12.5 का भी आधा कर लो, 6 और 6 12 होता है, तो तकरीबन ये हो जाएगा 6.25 के करीब आपके पास रह जाएगा। तो हमारा आंसर परसेंटेज में भी आ जाएगा। अब चूँकि ये सवाल चल रहा है, क्या इन्हीं सवालों से रिलेटेड कोई और सवाल पूछा जा सकता है? जी हाँ, ये तो हमने बताया कि हमारी बास्केट में कितने बचे रह जाएंगे। लेकिन एक और बात याद रखें कि बाज़ औक़ात वो एग्जामिनर पूछ लेता है कि इस बास्केट में से टोटल कितने डिके हो गए। अब बेटे भला क्या करना है आपने, जो डिकेड हैं आप उनको फाइंड करने के लिए आप देख लें 50% जमा 25% जमा 12.5 और तकरीबन 6.25, तो 50 और 25 75 और तकरीबन ये 87.5 और 93 पॉइंट समथिंग हो गया है। तो 93
0.75% जो है वो डिके हो गए हैं। तो याद रखिएगा। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ नोट कर ले जो एंटी टेस्ट में पूछी जा सकती है कि ओरिजिनल एटम्स जो होते हैं एन जो अनडिकेड होते हैं, अनडिकेड हमेशा वो कम होते चले जाते हैं और डिकेड बढ़ते चले जाते हैं। तो एन की वैल्यू कम होती चली जाएगी और यहाँ पे मैं एक लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ डेल्टा एन, ये वो हैं जो डिके होते जा रहे हैं, मतलब जिनमें से अल्फ़ा बीटा गैमा निकलती जा रही है। पहले 50, फिर 25, फिर 12.5 और फिर इस तरह 6.25। तो ये बढ़ते चले जाते हैं और वो कम होते चले जाते हैं। अब एक और अहम पॉइंट जो कि एंटी टेस्ट के हवाले से पूछा जाता है वो आमतौर पे एक्टिविटी के बारे में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। एक्टिविटी क्या है? एक्टिविटी बुनियादी तौर पर किसी भी जो है सैंपल में उसकी डिके रेट को हम बोलते हैं या डिसइंटीग्रेशन रेट को बोलते हैं। तो वो उतना ही ज़्यादा होता है जितना ज़्यादा सैंपल की अमाउंट मौजूद होती है। मिसाल के तौर पर आइए इस बात को यूँ समझें। याद रखें, एक्टिविटी का एक और नाम होता है जिसको हम कहते हैं डिके रेट। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अगर एग्ज़ाम में कभी कभी वो आपसे कहता है कि डिके रेट क्या है, एक्टिविटी क्या है, और वो आपसे पूछ लेता है रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन क्या है, तो बच्चों याद रखो रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन या आपसे पूछा जाता है डिके रेट, तो यहाँ पर मुराद हमारा क्या होता है, इसको आम तौर पर हम ए से ज़ाहिर कर देते हैं और इसके लिए सिंबल जो है वो हम ए यूज़ कर लेते हैं। याद रखिएगा कि ए का ताल्लुक जो होता है वो बुनियादी तौर पर डायरेक्ट में होता है नंबर ऑफ अनडिकेड एटम से, लेकिन हम जानते हैं कि जो वक्त गुज़रता है तो बास्केट में मौजूद जो अनडिकेड एटम्स हैं वो शुरू में तो ज़्यादा होते हैं, फिर एक हाफ लाइफ गुजरती है तो वो आधे रह जाते हैं अनडिकेड, फिर उससे भी आधे रह जाते हैं, फिर उससे भी आधे रह जाते हैं और इसी तरह आधे आधे होते रहते हैं। अब ये देखें डिके रेट जो है ए, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो होता है एन के, लेकिन इसका फार्मूला जो है वो होता है डेल्टा एन ओवर डेल्टा टी। अब हम मिसाल ले लेते हैं कि हम कहते हैं कि हमारे पास एक सैंपल है और उसका डिके रेट जो है वो 25% रह गया है, 25% रह गया है। फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स सपोज मैं एक MCQ बना लेता हूँ जनरल सा आपके लिए, आपके लिए है, मेरे लिए नहीं है, तो आप इसको ज़रा गौर से देखा करें, थोड़ा सा अगर आपको रुकना भी पड़े तो रोक कर देख लिया करें स्क्रीन को। अच्छा, यहाँ पर एक बात देखें कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कहते हैं कि एक्टिविटी ऑफ सैंपल, अब सैंपल रेडियो एक्टिव सैंपल की डिक्रीजेस टू लेट्स सपोज 25%। इनिशियल अमाउंट वाज लेट्स सपोज हम कह देते हैं कि इनिशियल अमाउंट जो थी हमारे पास वो 1000 ग्राम थी। What will be, जनाब, what will be amount of decayed atoms as well as undecayed atoms, अब यहाँ पे आप याद रखें कि यहाँ पर आपको थोड़ा सा उसने ट्रिकी सा कर दिया है कि वो कहता है कि 25% रह गई है एक्टिविटी। याद रखें, शुरू में अगर आपकी बास्केट में 100% था तो हम कहेंगे कि हमारी एक्टिविटी भी 100% थी, लेकिन पहली हाफ लाइफ गुजरने के बाद लेट्स सपोज कि इसमें से 50% जो है वो डिके हो गए। जब 50% इसमें से डिके हो गए तो पीछे 50% रह गए। उन 50 में से जो हुआ मज़ीद आप देख लें कि 25% डिके हो गए।
तो अगर हम गौर करें तो हमारी 2 हाफ लाइफ गुजर चुकी हैं। तो पहली हाफ लाइफ के बाद हमारे पास 1000 ग्राम में से कितने रह जाएंगे? 1000 ग्राम में से हमारे पास पहली हाफ लाइफ के बाद 500 ग्राम रह जाएंगे। और ये देखें मैं थ्योरेटिकली सॉल्व कर रहा हूँ। तो और फिर इसके बाद हमारे पास 250 ग्राम रह जाएगा, क्योंकि पहली हाफ लाइफ जो है वो क्या करती है, 1000 ग्राम को 500 ग्राम में तब्दील करती है और दूसरी 250 ग्राम में। अब यहाँ पर आप कहेंगे कि सर 2 पर आप रुक क्यों गए? क्योंकि हमने कहा कि हमारी एक्टिविटी जो है वो 25% पर चली गई। असल में एक्टिविटी का ताल्लुक होता है इनिशियल अमाउंट से। तो 100 से, ये आप देख लें ज़रा, ग्रीन से रंग में, हरे से रंग में आपको दिखाया 50% रह गए थे। बास्केट 50% डिके हो गए थे, बाकी ये बास्केट बच गई थी। तो फिर 50% की बच गई थी, फिर उसमें से मज़ीद 25 जो है वो डिके हो गए, तो 25 पीछे रह गए। तो हम कहेंगे कि हमारे जो है 250 जो है इस सैंपल में, इस बास्केट में बचे रह गए, और बाकी जो है 750 जो है वो टोटल डिके हो गए। तो ये इतना मुश्किल नहीं होता कि हम एक्टिविटी से ये अंदाज़ा लगा लेते हैं कि हमारा कितना हाफ लाइफ गुजर चुका है। अच्छा बच्चों, यहाँ पर यूनिट की बात भी पूछी जाती है। एक्टिविटी के जो यूनिट होते हैं, बैकरल भी इसका यूनिट होता है। यूनिट अगर हम इसका देखें, एक्टिविटी का यूनिट बैकरल है, और इसी तरह इसका एक बड़ा यूनिट भी होता है, लेकिन ज़रा बैकरल को देख लें। अगर एक न्यूक्लियस डिके हो 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड या 1 डिके पर सेकेंड को हम कहते हैं 1 बैकरल। तो 1 बैकरल को BQ से ज़ाहिर कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद हम देखते हैं कि जनाब एक बड़ा यूनिट होता है 1 क्यूरी, या क्यूराई भी बोलते हैं लोग, और ये भी एक्टिविटी का ही यूनिट होता है। तो बेटे याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन जो है 1 क्यूरी, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। 1 क्यूराई तकरीबन वैल्यू इसकी 3.710 बैकरल होती है। तो ये आप वैसे ही याद रखेंगे। अच्छा, पंजाब की टेक्स्ट बुक में आपको 4 एलिमेंट्स दिए गए हैं जिन रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई के आपने याद रखने हैं हाफ लाइफ। तो वो हाफ लाइफ जो है आप जस्ट रिमेंबर रखेंगे, और बाकी जो है इसमें एक और MCQs बन सकता है, वो भी हम आपको बता दें कि याद रखें कि पूछा ये जा सकता है आपसे ये पूछा जा सकता है कि जनाब आप ये बताएं कि जो डिके कांस्टेंट होता है, अब डिके कांस्टेंट क्या होता है ये अभी हम थोड़ा सा आपको आइडिया देते हैं। ये किसी भी एलिमेंट का डिके कांस्टेंट जो होता है वो नंबर ऑफ डिकेइंग एटम्स पर ओरिजिनल एटम्स जो कि उस हाफ लाइफ में पाए जाते हैं इनटू डेल्टा टी हम कहते हैं। हम इसको कहते हैं डिके फ्रैक्शन। ये जो मैंने ब्रैकेट में कर दिया ये डेल्टा एन ओवर एन नॉट, डिके फ्रैक्शन पर यूनिट टाइम। तो अगर आपसे MCQs में पूछ लेता है कि डिके कांस्टेंट क्या होता है, तो याद रखो डिके कांस्टेंट लैम्डा को बोल रहे हैं यहाँ पे, और ये होता है डिके फ्रैक्शन पर यूनिट टाइम। डिके फ्रैक्शन पर यूनिट टाइम याद रखें बेटे। डिके कांस्टेंट हमेशा कांस्टेंट होता है ये एक न्यूक्लियस के लिए, और डिफरेंट न्यूक्लियस के लिए डिफरेंट वैल्यू का होता है। तो ये बात भी आप याद रखिएगा। ये चाहे सैंपल ज़्यादा है चाहे कम है, लेकिन अगर आपकी सैंपल है फॉर एग्जांपल रेडियम है, तो रेडियम का लैम्डा कांस्टेंट होगा, और ये किसी भी एनवायरमेंटल फैक्टर पे या कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा। अच्छा, डिके कांस्टेंट में और ये जो ऊपर आपके सामने मौजूद है एक्टिविटी में फ़र्क आपने ज़रूर याद रखना है। एक्टिविटी होता है कि हम कहते हैं जस्ट डिके एटम्स पर यूनिट टाइम, और ये जो नीचे है इसको हम कहते हैं फ्रैक्शनल डिके पर यूनिट टाइम। दिस फ्रैक्शनल डिके पर यूनिट टाइम ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट, पर नंबर ऑफ डिकेइंग एटम्स पर यूनिट टाइम जिसको हम एक्टिविटी कहते हैं वो डिक्रीज करती है। तो अगर आपसे एंटी टेस्ट में पूछे जाए डिके कांस्टेंट
क्या रहता है, वो तो कांस्टेंट रहता है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो एक्टिविटी है ये क्या है, तो वो डिक्रीज़ होती है। अब याद रखें मेडिकल के स्टूडेंट, चूँकि आप लोग एक चीज़ है कि मैथमेटिक्स आपका इतना स्ट्रांग नहीं होता, तो बस आपने याद रखना है कि मैथ की एक ब्रांच है कैलकुलस। तो उस ब्रांच से हम एक चीज़ साबित करते हैं कि हाफ लाइफ और जो होता है जनाब डिके कांस्टेंट, उसका प्रोडक्ट जो होता है वो 0.693 होता है। और जब दो चीज़ों का प्रोडक्ट आपस में क्या कहते हैं कांस्टेंट हो, मतलब हम दो चीज़ों को मल्टीप्लाई करें और कांस्टेंट हो जाए उनका प्रोडक्ट, तो उनका आपस में रिलेशन इन्वर्स होता है। बाज़ औक़ात वो कह देता है कि आपको डीके कांस्टेंट दे देता है। मिसाल के तौर पर कहता है कि जो डीके कांस्टेंट है वो किसी भी न्यूक्लियस का लेट्स सपोज मैं कहता हूँ आपको कि वो 0.693 है। अब आप ये बताइए कि हाफ लाइफ क्या होगा। तो याद रखिएगा कि हाफ लाइफ फिर जीरो निकालना हो तो हम क्या करते हैं, डिके कांस्टेंट को बेसिकली इधर इस तरफ ले जाएंगे तो हमें हाफ लाइफ मिल जाएगी 0.693 डिवाइडेड बाय हाफ लाइफ। अच्छा बच्चों, यहाँ पर एक एमसीक्यूज बना देते हैं आपको ताकि आपको समझ आ जाए। ये थोड़ा सा गलत हो गया, इसको चले मिटाते हैं पहले। यहाँ पे हमने क्या डालना था, यहाँ पर हमने डिके कांस्टेंट को नीचे रखना था। तो ये देखें यहाँ पर डिके कांस्टेंट आ गया, इसकी ऐसी की तैसी। अब याद रखें कि हम कहते हैं कि डिके कांस्टेंट जो है, डिके कांस्टेंट फ़र्ज़ कर लें किसी भी, ये एक एमसीक्यूज़ एंटी टेस्ट में बनाया जा सकता है। एंटी टेस्ट किसी भी टॉपिक को समझने के लिए उसका जनरल एमसीक्यूज़ आप समझ लिया करें, बाकी फिर आपको उसकी समझ आ जाती है। डिके कांस्टेंट ऑफ रेडियोएक्टिव सैंपल लेट्स सपोज हम कहते हैं कि रेडियोएक्टिव सैंपल का इज़ 0.693 पर ईयर। अब यहाँ पे याद रखिएगा इसका या तो यूनिट पर ईयर होगा, पर सेकंड होगा, पर वीक होगा, जो आप करेंगे। तो हाफ लाइफ बता दें तो हम क्या करेंगे, ये जो हमने फार्मूला है इस फार्मूले में हम पुट कर देंगे। तो यहाँ पर हम इस फार्मूले में पुट करेंगे तो 0.693 ओवर 0.693 पर ईयर, तो ये हमारे पास आ गया 1 ईयर इसका हाफ लाइफ आ गया। अच्छा कुछ और इम्पॉर्टेंट बातें हैं जो कि हमने करनी है। यहाँ पे हमें ये देखना होगा, अगर कभी एग्जामिनर आपसे पूछ ले कि कोई सैंपल है आपके पास, उसमें से कौन सा ज़्यादा स्टेबल है, कौन सा कम स्टेबल है, तो हम 8वां पॉइंट इसमें से देख लेते हैं। जो हम आगे बढ़ते जा रहे हैं तो पॉइंट्स बनते चले जा रहे हैं, तो ये पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। फ़र्ज़ कर लें मेरे पास एक बास्केट है, बास्केट नंबर 1 है, और ये मेरे पास एक और बास्केट है, बास्केट नंबर 2। इसमें भी एटम मौजूद हैं और इसमें भी एटम मौजूद हैं, और फ़र्ज़ कर लेते हैं कि जनाब ये हमारे पास X कोई न्यूक्लियस है और ये हमारे पास चलें हम आप इसका नाम X1 और इसका नाम X2 रख लेते हैं। अब हम आपको ये कह रहे हैं कि X1 और X2 जो है इसमें से कौन से ज़्यादा स्टेबल हैं और कौन से अनस्टेबल हैं, और हम आपको थोड़ा सा आइडिया दे देते हैं कि हाफ लाइफ इसकी जो है, लेट्स सपोज इन सैंपल्स की, ये जो मैं आपको येलो में दिखा रहा हूँ, ये सैंपल जो है लेट्स सपोज हम ये कह देते हैं कि इनकी जो हमारे पास हाफ लाइफ है वो जनाब 2 डेज़ है। अपनी तरफ से सपोज करो 2 डेज़ है, 2 वीक्स है, 2 मंथ्स है, जो मर्ज़ी आप। और इसकी हाफ लाइफ जो है, ये जो दूसरी बास्केट है ग्रीन कलर के, जिसमें लेट्स सपोज ये मैंने करके दिखा दिया है, इसमें फ़र्ज़ कर लें कि ये हम कहते हैं 2 ईयर्स है। अब इसमें से कौन से स्टेबल हैं, अब इसकी हाफ लाइफ देखें और इसकी भी हाफ लाइफ देखें। इसकी हाफ लाइफ तो बस 2 दिनों पर मुश्तमिल है, और इसकी जो हाफ लाइफ है हम गौर करें तो इसकी जो हाफ लाइफ है वो 2 सालों पर मुश्तमिल है। अब 2 साल लगेंगे तो इस बास्केट में से आधे जो है वो अल्फ़ा बीटा गैमा एमिट करेंगे। तो इसका मतलब है कि इसमें से जब आधे डिके करेंगे तो 2 साल लगेंगे, और इसमें 2 दिनों में ही आधे डिके हो जाएंगे। तो इसका मतलब है जल्दी किसको है, जल्दी तो ये येलो वाले बास्केट वालों को है कि जल्दी जल्दी वो डिके हो रहे हैं। तो जिनका हाफ लाइफ कम होता है वो ज़रा जल्दी डिके होते हैं,
कंपैरेटिवली जिनका हाफ लाइफ ज़्यादा होता है उनकी निस्बत। तो अब ये जल्दी क्यों डिके हो रहे हैं? क्योंकि ये अनस्टेबल थे। तो हम यहाँ पे आंसर देंगे कि जिनका हाफ लाइफ जो है वो कम होता है, यहाँ पे आपको मैं लिख देता हूँ कि ये हाफ लाइफ है। याद रखें, जिनका हाफ लाइफ कम होता है वो क्या होते हैं? वो अनस्टेबल होते हैं। तभी तो वो उनका हाफ लाइफ कम है, वो जल्दी जल्दी से अल्फ़ा बीटा गैमा एमिट कर रहे हैं और जो है स्टेबल होना चाह रहे हैं। लेकिन जिसका हाफ लाइफ ज़्यादा है वो क्या कहते हैं, बड़ी देर में जाके 2 साल 4 साल 5 साल 8 साल 10 साल 20 साल जाकर लगा कर वो जो है क्या कर रहे हैं, रेडियो एक्टिविटी कर रहे हैं। अच्छा, बात उल्टी भी हो सकती है। हाफ लाइफ जिसका कम होता है, याद रखें उसका डिके कांस्टेंट ज़्यादा होता है, क्योंकि अभी तो हम कह चुके हैं कि इन दोनों का प्रोडक्ट जो होता है, ऊपर बात की है कि इन दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है। तो जब दोनों चीज़ों का प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है तो एक सैंपल जिसका हाफ लाइफ कम है तो उसका डिके कांस्टेंट ज़्यादा है। तो बात उल्टी भी पूछी जा सकती है एग्ज़ाम में। एग्जामिनर ये भी पूछ सकता है कि जनाब एक एलिमेंट है उसका हाफ लाइफ कम है, बजाय ये पूछने के कि उसका और दूसरे की निस्बत वो कह दे कि डिके कांस्टेंट ज़्यादा है। तो यार डिके कांस्टेंट जिसका ज़्यादा होगा इसका मतलब ये होगा कि वो अनस्टेबल है। और ये बात यहाँ पर अगर हम देखें तो अगर हाफ लाइफ ज़्यादा है तो फिर डिके कांस्टेंट कम होगा। तो डिके कांस्टेंट कम होगा, हाफ लाइफ ज़्यादा होगी, तो ये स्टेबल होगा। इस पॉइंट को थोड़ा सा आपने रोक कर वीडियो को देख लेना है। तो हम ये कहेंगे कि x1 जो है वो अनस्टेबल है, x2 ज़्यादा स्टेबल है। तो यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है तो आप इसको देख लेना। अच्छा, एक और बात याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि एक्टिविटी जो है, ये 9वां पॉइंट आखिरी, तकरीबन चंद आखिरी पॉइंट्स हैं जिनकी हम बातें कर रहे हैं। एक्टिविटी जो है, एक्टिविटी वो डिक्रीज़ हो रही है, और याद रखिएगा वो डिक्रीज़ होती है एक्सपोनेंशियली, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज़ होती है। अच्छा बेटे, ये हमारे पास चंद पॉइंट्स बने थे, हम जल्दी से इसको रिवाइज कर लेते हैं। इतना लंबा आपने टाइम नहीं लगाना, बस जो समरी है उसको याद रखना है। हमने सबसे पहले ये कहा कि फ़र्ज़ कर लें कि हमारे पास एक बास्केट है, उसमें ये नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स मौजूद है। तो हाफ लाइफ हमने बताई कि आधा एलिमेंट्स जो है, आधा सैंपल जो है वो डिके हो जाती है, पहली में 50, फिर 25, फिर 12.5 और 6.25 हो जाते हैं। ठीक हो गया। फिर इसके बाद हमने कहा कि हाफ लाइफ के क्वेश्चन किस तरह के आते हैं। कभी कभी वो कहता है कि जी हाफ लाइफ आपको दे दिए 2 दिन दे दिए, 1600 ग्राम है, और 8 दिन गुजरने के बाद आप न्यूक्लियाई बताइए कितने पीछे रह जाएंगे। जब भी पीछे रह जाने की बात होगी तो अनडिकेट की बात करेगा। अब आप कोशिश क्या करें कि ऐसे में नंबर ऑफ़ हाफ लाइफ्स निकाल लें। तो 2 दिन है तो 8 दिन, तो आप टोटल टाइम को डिवाइड कर देंगे। तो इस तरह आप नंबर ऑफ़ हाफ लाइफ्स निकाल कर जो है इस फार्मूले में 1/2 की पावर n इंटू n नॉट में पुट कर देंगे, तो आपके पास नंबर ऑफ़ न्यूक्लियाई बिहाइंड या अनडिकेट आपके पास आ जाएंगे। अब फिर हमने एक और कॉन्सेप्ट देखा था कि एक्टिविटी। आमतौर पे बच्चों को एक्टिविटी का थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि बच्चे खुद भी एक्टिव नहीं होते क्लास में। तो खुदा के बंदो एक्टिव हो जाए करें। ये देखें, तो एक्टिविटी क्या है, ये कितने एक्टिव हैं, उतने ही ज़्यादा एक्टिव हैं जितनी ज़्यादा सैंपल है। जितनी ज़्यादा सैंपल की तादाद है, शुरू में सबसे ज़्यादा एक्टिविटी 100% होती है, फिर जो तादाद ओरिजिनल की कम होती रहती है तो एक्टिविटी कम होती रहती है। फिर हमने कहा कि एक्टिविटी का यूनिट बैकरल होता है, और डिके पर सेकंड भी कहते हैं, डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड भी कहते हैं। इसी तरह मुख्तलिफ पॉइंट्स आप रोक रोक कर देख सकते हैं। यहाँ पर कोई मसला हो तो आप हमसे क्लासरूम में भी पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, गुड नाइट।